हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है क्यों एजुकेशन क्लास पे। और आज हम कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 से आज शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर आप चेक कर लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में 2520 रुपये होती है। ठीक है, 2 वर्षों में 2520 रुपये होती है तथा 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाती है। अब आप एक चीज देखिए, इसी क्वेश्चन हमने 40वां क्वेश्चन जो था शायद वो भी हमने किया था, वो भी सेम ऐसा ही था कि 2 वर्षों में 2500 रुपये होती है और 5 वर्षों में 2700 रुपये होती है। मतलब कि 3 साल में कितनी बड़ी है। देखो, ये हमने बताया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से रहती है। साधारण ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर पहले साल 50 रुपये ब्याज के बने तो हर साल आप 50 साल तक अपना ब्याज चलाएं तो 50 रुपये ही पर साल रहेंगे आपके। तो पहले 2 वर्षों में 2520 रुपये हुए, मतलब कि ब्याज भी इसमें इंक्लूड है। फिर 5 वर्षों में 2700 रुपये हो गए। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड रहा है ये 3 ईयर का रहा है। मतलब 3 ईयर में ये पैसे बढ़े हैं। और ये पैसे कितने बढ़े हैं? 180 रुपये बढ़े हैं 3 साल में। तो ये ब्याज बढ़ी है आपकी। मतलब मैं कह सकता हूँ 1 साल में जो ब्याज है आपकी वो 60 रुपये आती है। तो ये जब 2 साल में 2520 रहे हुए हैं तो मतलब कि 2 साल में ये 120 रुपये बढ़े होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2520 जब आया है, जब इसमें 120 रुपये ब्याज के ऐड हो गए हैं। मतलब कि मुझे मूलधन निकालना है तो मूलधन इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 120 रुपये और मेरे पास आंसर होगा 2400 रुपये। 2400 रुपये मेरा आंसर होगा, ये मेरा मूलधन होगा। आगे बढ़ते हैं सेम इसी क्वेश्चन पे, मतलब इसी क्वेश्चन की तरह अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 41 था। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में 815 रुपये कोई धन हो जाता है। 3 वर्षों में मतलब 3 साल लगती हैं और 815 रुपये हो जाता है। फिर आगे 4 साल में वो 854 रुपये हो जाता है। मतलब कि बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह 1 साल बड़ी है और अमाउंट बढ़ा है 39 रुपये। 39 रुपये बढ़ गए कितने पर? 1 साल में। मतलब कि हर साल 39 रुपये ब्याज आ रही है। तो 3 साल में 815 हुए, मतलब कि इन 815 में 3 साल का ब्याज इंक्लूड है। कितना? 4 तिया 12, 120, 117 रुपये। 117 रुपये ब्याज शामिल है 3 साल का। 3 साल का ब्याज शामिल है। 3 साल का ब्याज शामिल है तो इसमें से हम 117 घटा देंगे। 815 माइनस 117, 15 में से 7 गए तो 8 और यहाँ बचा 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचे 6, 7 में से 1 गया तो 6, 698 रुपये आपका आंसर आया। ये मूलधन था आपका, जो 3 साल में 815 हुआ, फिर अगले 4 साल में 854 रुपये हुआ। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या कह रहा है। 43 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में 2800, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये सब। फिर आगे कितना टाइम दे रखा है? अगले टाइम पीरियड में 5 वर्षों में 3250 रुपये होती है। 3250 रुपये। साल बढ़े हैं 3 और अमाउंट बढ़ गया है 28450 रुपये। मतलब कि 1 साल में कितना हो जाएगा? जब 3 साल में 450 बढ़े हैं तो 1 साल में 150 रुपये बढ़ गए होंगे। मतलब प्रत्येक वर्ष 150 रुपये आपको ब्याज मिल रही है। तो वह आपको प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। तो 2800 हुआ है 2 साल में, तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 300 रुपये। तो मतलब इसमें 300 रुपये ज़्यादा हैं, 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2800 माइनस 300, मतलब कि 2500 रुपये आपका मूलधन होगा। किसी को समझने में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ से आया, पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है, एक धनराशि पहले और दूसरे वर्ष के अंत में 2700 और 3037 हो जाती है। यानी कि जब एक साल का ब्याज मिलता है, मतलब इसमें 2700 में एक साल का ब्याज है, 2700 के बाद 3037.5 हो जाती है अगले वर्ष, मतलब 2 साल में। मतलब इसमें एक साल का ब्याज ऐड है, इसमें 2 साल का ब्याज ऐड है। ओके, तो मतलब यहां से यहां तक एक साल का ब्याज ऐड है, तो एक साल का कितना ब्याज हुआ, तो ये हुआ 337.5 रुपए। मतलब कि इसमें 337.5 रुपए एक्स्ट्रा हैं, ब्याज है इसमें एक साल का। तो 2700 माइनस 337.5, ये दशमलव वाले तो आते होंगे आपसे, ऊपर दशमलव लगा के 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 के 2, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, और 2, 2362.5 रुपए आपका मूलधन होगा। क्लियर? और कुछ तो नहीं पूछ रहा। ब्याज की दर भी ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर भी निकाल सकते हैं हम। कैसे? ये मूलधन आ गया, ये ब्याज आ गई, दर निकाल सकते हैं। 337.5 इजिकल टू 2362.5 गुणा रेट टाइम पीरियड, एक साल का मान लेंगे क्योंकि एक साल में ये ब्याज मिला है, बटा 100। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा ये, क्योंकि एक दशमलव छोड़ के ये, सॉरी 2362.5 है, तो पॉइंट तो कट ही जाएगा क्योंकि एक अंक छोड़ के, तो ये हो जाएगा 23,625 और ये हो जाएगा 3,375। ठीक है, अब यहां पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। देन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3375 गुणा 100 बटा 2362.5, पॉइंट कट गया। तो जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो ये 7 टाइम कट जाएगा, क्या बचेगा 100 बटा 7, 14 14 दशमलव कुछ परसेंट की रेट आ जाएगी, या आप इसे लिख सकते हैं आंसर 100 बटा 7% की रेट होगी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, पैटर्न अलग आया यहां से 45 से। देखिए क्या कह रहा है 45, कह रहा है आपका, पैंतालीस है, यदि 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% पर और शेष भाग 12% पर दिया जाता है। मतलब सवाल में हुआ क्या कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल होगा जिसमें से ये नहीं बताएगा कितना भाग, कुछ भाग को कुछ ब्याज पर दे देगा और कुछ भाग को कुछ ब्याज पर दे देगा। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के हिसाब से करते हैं। आप सोचेंगे एलिगेशन क्या है, आप क्वेश्चन देखिए, और अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसी में नहीं होते, बहुत सारे चैप्टर में ये एलिगेशन यूज होता है। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे मेरी, मैंने काफी पहली प्रॉफिट एंड लॉस वाली में भी एलिगेशन को प्रयोग किया है, वहां भी होता है इसका प्रयोग। ठीक है, देखिए होता क्या है, जिसमें आपको पता नहीं होता है कि कुछ इस पर और कुछ इस पर, इस तरह के सवालों को आप क्या करेंगे कि आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो 10,000 रुपए है। ठीक है, आपने कुछ भाग 10% के ब्याज पर दिया और कुछ दिया आपने 12% के ब्याज पर। अब इसमें क्या होता है कि 10% पर दिया, 12% पर दिया, अब हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल कितनी ब्याज पर गया, जो 10,000 गए वो ओवरऑल लगभग कितनी पर गए, वो निकालने के लिए हमें या तो क्वेश्चन में दिया होगा या हम निकालेंगे कैसे कि 5 वर्ष में कुल ब्याज 5450 रुपए मिलता है। 5 वर्ष में कुल ब्याज 5450 रुपए मिलता है, 5450 रुपए मिलता है इस पर कुल ब्याज। तो मैं यहां से रेट निकाल सकता हूं, मतलब 5450 इजिकल टू 10,000 गुणा रेट गुणा टाइम 5 वर्ष का, रेट तो हमें पता ही नहीं, रेट तो निकालनी है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और 5 से ये 5 बार काट देंगे तो 5 से ये जाएगा 109 बार, 5 1 5 5 नहीं 45। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 109 बटा 10, मतलब कि 10.9% का रेट ओवरऑल उसे
मिलेगा जब 5450 रुपये की ब्याज उस पर आएगी। तो मैं कह सकता हूँ 10.9% ओवरऑल रहा। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे 0.9 और इसका निकालेंगे तो 1.1। तो आप कहेंगे ये क्या निकल के आया है, ये एक रेशियो है, मतलब कि 11:9 में से कह सकता हूं। ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है आपके मूलधन का, मूलधन का रेशियो। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो टोटल अमाउंट है उसका 11 मतलब उस पर 10% की ब्याज पर दिया गया और 12% की ब्याज पर दिया गया। तो ये टोटल कितना हो जाए, 11 और 9 20, यानी कि 20 बराबर है 10,000 के, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2 बराबर 1 बराबर हो जाएगा 500 के। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 500 के, तो अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये 1 बराबर आएगा तो 11 बराबर क्या हुआ, तो 11 गुणा 500 5500 रुपये और 9 पंजे 4500 रुपये। तो मैं कह सकता हूं कि 5500 रुपये तो उसने 10% की ब्याज पर दिए और 4500 रुपये उसने 12% की ब्याज पर दिए। जब ऐसा किया होगा जब उसे 5450 रुपये टोटल ब्याज मिली होगी। ठीक है, क्वेश्चन को वापस से रिपीट करिएगा, समझिएगा, और वरना समझ तो गए होंगे आप एक ही बार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, ये भी सेम 46 सवाल भी बिल्कुल 45 की तरह ही है, करते हैं। ये क्या कह रहा है, निकालिए आप, जब तक कोशिश करिए, वरना फिर हम करा तो रहे। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति के पास 5000 रुपए की पूंजी है, वह इसका कुछ भाग 6% ब्याज पर, शेष धन 7% ब्याज पर उठाना चाहता है। 5000 रुपए हैं, 6% ब्याज पर उठाना चाहता है और 7% ब्याज पर उठाना चाहता है। अब बाद में कह रहा है कि उसे इस प्रकार 4 वर्षों में 1260 रुपए प्राप्त होते हैं। 4 वर्षों में 1260 रुपए प्राप्त होते हैं, ब्याज यही है ना, 1260 रुपए। अब देखो यहां से मैं निकाल सकता हूं, ये ब्याज आ गई उसकी, किसी उसकी जो ब्याज है ओवरऑल क्या रही, ओवरऑल ब्याज ही तो चाहिए मुझे डिफरेंस लेने के लिए। ओवरऑल ब्याज निकालेंगे तो 1260 रुपए बराबर मूलधन 5000 गुणा दर गुणा समय 4 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काट सकते हैं, चलो 4 से निकले 520, 2 से काट लेंगे इसे, 2 से इसे काट देंगे 63 हो गया, 5 दूनी 10, मतलब R = 63 बटा 10, मतलब कि 6.3% की ओवरऑल ब्याज आई। 5 दूनी 10, ये डिवाइड में आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप। तो 6.3% की जब ब्याज आई वो आई ओवरऑल, तो इनका डिफरेंस लेंगे, तो इसका तो आएगा 0.3 और इसका आएगा 0.7, इसका 0.3 और उसका 0.7 आया। माइनस और प्लस से कोई लेना देना है, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस, ना कि उन दोनों का माइनस करने के बाद। तो ये क्या रेशियो बन जाएगा, 7:3 बन जाएगा। ये किसका रेशियो है, ये मूलधन का रेशियो। मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल मूलधन कितना बन रहा है हमारे हिसाब से यहाँ 10, यानी कि 10 बराबर है 5000 के, तो 1 बराबर कितने होगा 500 के, आप निकाल सकते हैं। तो मतलब 1 बराबर तो 7 बराबर 3500 के, और 5 से 1500 रुपये तो उसने 7% की ब्याज पर दिया और 3500 रुपये उसने 6% की ब्याज पर दिया। क्लियर, ये हो गया आपके आंसर। समझ पाए होंगे अब तो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, यदि 4800 रुपये का कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष भाग 12% की ब्याज पर दिया जाता है और 5 वर्ष के बाद 2580 रुपये का ब्याज मिला, तो कितना धन किस दर पे लगाया था। मतलब सेम वही क्वेश्चन जो हम पीछे करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी करते हैं कि 4800 रुपये टोटल हैं, 4800 रुपये टोटल हैं, 10% की ब्याज पर देना चाहता है और 12% की ब्याज पर। तो ओवरऑल ब्याज निकालना है हमें। ओवरऑल ब्याज के लिए उसे 5 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है उसे 2580 रुपये, 2580 रुपये, 2580 रुपये उसे ब्याज मिला। ठीक है,
अब करते हैं, देखो 2580 बराबर 4800 रुपये गुणा मूलधन, सॉरी रेट गुणा टाइम बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। आपसे पहले 5 से काट लीजिए, 5 से काट 5 25, 5 एकन 5, 5 6 30, ठीक है। और 4 चलो कर लेते हैं। इसके बाद R इजिकल टू 516 बटा, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यह आएगा आपका 10.75%। मतलब हमने ओवरऑल परसेंटेज भी निकाल ली। जब ओवरऑल परसेंटेज निकाल ली तो उसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 10%, 12% और 10.75%। तो ये आएगा 0.75% और ये आएगा 1.25%। तो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 125-75 का रेशियो हो गया। तो रेशियो को अभी हम और छोटा कर सकते हैं। कितने से? 5 से काट रहे हैं 15 पन्ना 75, 5 से काटे 25 पंजे 125। अब भी काट सकते हैं हम इसे। 5 तिया 25 और 5 तिया 15, 5:3 का रेशियो आया उस धन का। मतलब मैं कह सकता हूं कि 8 बराबर, यानी कि 8 बराबर कितने के? 4800 के। तो 1 बराबर 8 6 48, मतलब 600 के। 1 बराबर 600 के तो निकाल सकता हूँ 6 5 30 और 6 3 18, मतलब 3000 रुपये तो दिए मैंने 10% की ब्याज पर और 1800 रुपये दिए मैंने 12% की ब्याज पर। ये मेरा आंसर था। क्लियर आया समझ में? मतलब पहले मैंने रेट निकाला है, रेट को मैं रखता हूं और दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, और इस रेशियो को इसलिए मैंने छोटा किया क्योंकि मैं कैलकुलेशन को आसान कर सकूं, ठीक है। और इसको मैंने दोनों के बराबर रखता हूं और मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति 480 रुपये ऋण लेता है 120 रुपये, मतलब ये किस्त वाला सवाल आ गया है आपके सामने। किस्त वाले सवाल में करना क्या है, आप यहाँ पर किस चीज़ से कन्फ्यूज हो रहेंगे, आपको बेस बता देता हूँ कि ब्याज का क्या होता है। जब आप किसी से किस्त लेते हैं तो किस्त का क्या फंडा है? किस्त का फंडा ये है, आपने किसी से 10,000 रुपये लिए, ठीक है। जब आप उसे चुकाएंगे तो किस्तों में चुकाते हैं, वो आपसे किस्त मांगता है और किस्त के बाद वो आपसे फिर ब्याज मांगता है। जैसे आपने किस्त दी, मैंने तुझे 500 रुपये महीने दे रहा हूं, हर महीने 500 रुपये देता हूं, 500 500 500, और फिर कहेगा वो आपसे कि मुझे जो ब्याज चाहिए। देखो, जो डेली लाइफ में, मुझे नहीं पता डेली लाइफ में कैसे करते हैं, मैं इस किस्त का हिसाब बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे होता है। जबकि बैंक वाले ऐसा या करते नहीं है, जबकि होना चाहिए। जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो बैंक वाले भी देने चाहिए कि ये जो आपने सबसे पहले महीने 500 रुपये जमा किए हैं और आपने ब्याज लिया है, वो जो ऋण लिया है वो आपने लिया है 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए, और आपने पहले महीने की लास्ट तारीख को आपने 500 रुपये जमा कर दिए, यानी कि इस 500 के लिए आपके पास आगे बचे 11 महीने। तो मेरे हिसाब से, इस किस्त के हिसाब से आपको इस 500 रुपये पर ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि आपने वो अमाउंट शुरुआत में ही जमा कर दिया, तो ये ब्याज भी आपको मिलना चाहिए। तो इसका ब्याज जिस रेट से वो आप उसे ऋण ले रहे हैं, उसी रेट से आप 11 महीने का 500 रुपये पे ब्याज लेंगे। इसका 10 महीने के लिए लेंगे, इसका 9 महीने के लिए, ऐसे ही लास्ट वाले पर ब्याज नहीं मिलेगा, लास्ट वाले पर ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट में मंथ में पैसा जमा होगा आपका। तो आपको ब्याज ये मिलना चाहिए, और इसी ब्याज के हिसाब से हम क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। 48 क्या कह रहा है? देखिए, कोई व्यक्ति 480 रुपये ऋण लेता है, ठीक है। हम अब यहाँ पर क्या दे रहा है? 480 रुपये। तो उसने 480 रुपये ऋण के लिए हैं, मतलब इसने इतना कर्ज लिया है, इतना ऋण लिया है, अब इसको उसे लौटाना है। और उसने लौटाया कैसे, किस तरह से है कि 120 रुपये की 4 वार्षिक किस्त बनाई है। 120 रुपये की 4 वार्षिक किस्त बनाई, यानी कि हर साल के अंत में 120 रुपये देता है। जब पहली साल बीतती है तो उसके लास्ट में, फिर दूसरी साल, तीसरी साल और फिर चौथी साल बीतती है, उसके लास्ट में वो
उस किस्त को देता है। अब कह रहा है कि वो कुल ब्याज 80 रुपये देता है तो ब्याज की दर निकालिए। अगर वो कुल ब्याज 80 रुपये देता है तो ब्याज की दर बतानी है, ब्याज की दर। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने अभी समझाया आपको कि ये जो ब्याज है, ये जो इस क्वेश्चन ने 80 रुपये दी है, ये सीधे सीधे इस पर ब्याज नहीं होगी, इसमें आप पर जो आपके पैसे की जो ब्याज जमा किया गया आपके द्वारा जो पैसा, उस पर जो ब्याज मिली होगी उसको माइनस करके आया होगा। यानी कि ये 80 रुपये कैसे आया होगा कि पहले तो आपके पास कोई रेट है, उसके हिसाब से टोटल ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान रहती है। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूं, माना ब्याज दर 10% है। आप कहोगे 10% ही क्यों मानी मैं, क्योंकि ब्याज की दर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, अब देखिए 480 रुपये पे 10% की ब्याज से बैंक का ब्याज निकालता हूं मैं, यानी कि बैंक का ब्याज मैं निकाल रहा हूं, बैंक का या जिस व्यक्ति ने दिया है। 480 गुणा 10 समय 4 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 अट्ठे 32 बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 119 रुपये उसे वापस करने चाहिए थे। सीधा तो यह है कि इस व्यक्ति को 192 रुपये वापस करने चाहिए थे, लेकिन इसने 80 रुपये किए हैं, मतलब कि उसे इसके पैसे पर भी ब्याज मिला है। देखो 120 रुपये है, इस पर इसे ब्याज मिलेगा 3 वर्ष के लिए वापस, इस पर 2 वर्ष के लिए और इस पर 1 वर्ष के लिए, और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा जो व्यक्ति पैसे जमा कर रहा है। तो 10% की रेट से यहाँ पर 36 रुपये ब्याज हो जाएगा, 12 × 36, इसका 24 रुपये और इसका 12 रुपये निकालेंगे आप PRT से। मतलब 120 मूलधन है, 10% की रेट है और 3 वर्ष का समय है। क्लियर? अब कितना ब्याज हुआ, 36 + 24 + 12, 6 और 4 10 और 2 12, 3 और 2 5 और 6 1 7, यानी 72 रुपये उस व्यक्ति के बने जिस व्यक्ति ने ये पैसा लिया था। तो 192 - 72, ये सब कुछ अभी हम 10% की रेट से कर रहे हैं, जो कुछ हमने माना है, मतलब अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब जब जो चीज़ हमने मानी है। तो 2 में से 2 गए 0, 9 में 7 के 2, 120 रुपये ब्याज के उस व्यक्ति को वापस करने चाहिए थे, बट उसने किए 80, यही 120 करने थे, उसने 80 जमा किए। तो 80 120 का कितना गुना है, इसी देते सवाल करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 गुना है, मतलब ये हमने जो रेट माना था उसको 2/3 गुना हमें करना होगा। 10 हमने रेट माना था, इसको 2/3 करेंगे तो ये आएगा 20/3% की रेट, ये होगा आपका आंसर। तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए हो तो फिर से रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 360 रुपये ऋण लेता है। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, तो उसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये क्या कह रहा है कि 360 रुपये ऋण लेता, मतलब सेम जो पिछले क्वेश्चन क्या उसी की तरह है कि 360 रुपये वो ब्याज लेता है, कर्ज लेता है, 120 रुपये की 3 किस्तों में उसे चुकाना चाहता है। ब्याज कितना देना होता है उसे, वो 3600 रुपये ब्याज के देता है, 36 रुपये ब्याज के देगा और आपको दर बतानी है। देखो 36 रुपये ब्याज के, मैंने माना ब्याज का जो दर है ये मुझे मानना है 10% है, तो 360 रुपये कर्ज के होते हैं, तो 120 ये निकाल लेते हैं पहले। 360 गुणा 10% इंटू टाइम पीरियड 3 साल बटा 10, 36 तिया 108, यानी कि 108 रुपये उसके सीधे सीधे ब्याज के बने कि उसे 108 रुपये ब्याज के देने हैं। अब
वो व्यक्ति जब जमा कर रहा है तो 120, 120 और 120, क्लियर। तो इस पर देखो ये टाइम पीरियड 3 साल का है, तो इस पर 1 और 2 साल का ब्याज मिलेगा क्योंकि लास्ट में जमा किया है। तो इस पर 2 साल का ब्याज, इस पर 1 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज 24 रुपये और 1 साल का ब्याज 12 रुपये, ठीक है। तो 24 और 12 36, मतलब 36 रुपये आपको इसमें से माइनस कर देने, क्योंकि ये आपकी ब्याज बनी है, बैंक की नहीं। तो 36, 8 में से 6 गए 2 और 10 में से 3 गए 7, 72 रुपये ब्याज की बनी है। आपके हिसाब से 72 रुपये आप उसे देंगे और उसके हिसाब से आप 36 रुपये दे रहे हैं। तो 36 क्वेश्चन का बटा अपना 72, 36 दूनी 72, 1/2 गुना, मतलब आपने जो रेट माना है उसका आप 1/2 गुना कर देंगे। तो 10 गुणा 1/2 इज इक्वल टू 5% की रेट होगी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, वापस से रिपीट करके देख लेना अगर नहीं आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 25 पैसे प्रति 10 रुपए प्रति माह हो तो कोई धन कितने वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा। यहां पर क्या आपको कंफ्यूज कर रहा है, बस कि ये कंफ्यूज कर रहा है कि 25 पैसे प्रति 10 माह। देखो कोई दिक्कत नहीं, 25 पैसे आपको देने हैं ब्याज के प्रति 10 रुपए, प्रति सैकड़ा नहीं है। देखो पहले जो ब्याज थी 2 रुपए प्रति सैकड़ा देता था, अब सैकड़ा नहीं है, पहले की तरह क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। 25 पैसे प्रति 10 रुपए दे रहा है और वो भी प्रति माह, यानी कि हर महीने 10 रुपए पर आपको 25 पैसे देने होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यह बनाना है इसको कि एक तो हमें इसे साल में ले जाएं या महीने पे निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको पैसे को हम रुपए में बदल लेते हैं, बस इतना कर लेते हैं। तो कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। धन 4 गुना करना है, धन 4 गुना करना है। देखो 25 पैसे है, मैं इस पे क्या कर देता हूं, इसको रुपए में बदल देता हूं या इसको क्या कर देता हूं 100 रुपये बना देता हूं, सैकड़े के हिसाब से इसे बना लेता हूं, माह से कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 रुपये सैकड़ा है तो जितने रुपए सैकड़ा बनेगी मैं सैकड़ा बना लूंगा। सैकड़ा बनाने के लिए 10 रुपये हैं तो मुझे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी ये 100 रुपये हो गए। जब 10 रुपये का मल्टीप्लाई किया तो 10 का इधर, तो 25 गुणा 10 यानी कि 250 पैसे आपको प्रति सैकड़ा देना होगा। 250 पैसे को क्या बोलेंगे, 2.5 रुपए सैकड़ा की दर से प्रति माह होगा। पर ये माह से हमें कोई छेड़छाड़ अभी नहीं की है, मतलब हर महीने आपको 100 रुपये पे 2.5 रुपये ब्याज देनी होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं, 4 गुना कर रहे हैं, मतलब कि पहले कोई धन 1 है फिर वो बाद में 4 हो गया, 3 उसमें ब्याज हो गई है। ये क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे, मैं पीछे समझाता ला रहा हूं आपको। तो 3 रुपये ब्याज बनी, 1 रुपये धन था, 2.5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर, ठीक है। तो मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूं यहां पर बटा 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा दी, 25 चौक 100, मतलब 40 बार, 4 तिया 12। टी इज इक्वल टू 120 मंथ आ गए। देखो 120 महीने क्यों आए हैं, 120 महीने इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने यहां पर जो माह है, यहां पर जो टाइम पीरियड निकल रहा है, क्योंकि जिस पर ब्याज होती है, देखो ब्याज महीने पर चल रही है या तो वार्षिक होती है मंथली होती है। जब वार्षिक होती है तो उस समय वर्ष का आता है, और जब मंथली होती है तो वर्ष जो यहाँ पर टाइम ले जाता है वो मंथ में ले जाता है। 120 महीने 12 से आप भाग दे दीजिए, 10 वर्ष आपकी निकल कर आ गए। अगर क्वेश्चन पूछता कितने महीने में हो जाता है तो 120 महीने में, और कितने वर्ष में हो जाता है तो 10 वर्ष में वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चलो नीचे कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो अब यहां पर क्वेश्चन है 3%, परसेंट मतलब सैकड़ा, वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का होगा। तो हमें समय बताना है, 500 रुपए और 3% की ब्याज है।
3% की ब्याज है और टाइम हमें नहीं पता है, इतना ब्याज बन रहा है। और ये ब्याज उतना है जितना 900 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का मतलब ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, इधर कुछ नहीं बता, इधर बचा टी और इधर बचा 3 दूनी 6, मतलब 6 वर्ष में वो धन उतना ही होगा जितना ये है। कंप्लीट। चलो अगले मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कुछ मूलधन 6 वर्षों में 5 रुपये सैकड़ा की सूद से 442 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में उसी दर से वो मूलधन 510 रुपये हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें इसमें मूलधन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मूलधन है 6 वर्षों में 5 रुपये की सैकड़ा दर से 442 रुपये हो रहा है। हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपये अपना मूलधन मान लेते हैं। अगर 100 मूलधन होता, 5% की दर है और समय दे रखा है आपको 6 वर्ष का, तो आपके हिसाब से आप बताइए कि आपका ब्याज बना 30 रुपये और आपका मिश्र धन बना 130 रुपये। बट वो 130 नहीं बन रहा, वो कहना चाह रहा है कुछ और बन रहा है। वो कह रहा है वो 442 रुपये बन रहा है। 442, तो 442 130 का कितना गुना है, ये आपको पता चल गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप 100 में कर देंगे, आपके पास मूलधन निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, मैं से लिख लेता हूं 4420 बटा 13 रुपए, यह आ गया आपका मूलधन। अब इसके बाद कह रहा है वो कि वो 510 रुपये हो जाता है, मतलब पहले इस मूलधन कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 340 रुपये। जब 340 से 510 हो रहा है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं, 510 माइनस 340, 071, 170 रुपये आपकी ब्याज बननी चाहिए। तो कर दें इसको कैलकुलेट, 170 ब्याज बन रही है, 340 आपका मूलधन है। 340 मूलधन है गुणा दर 5% गुणा रेट 3 का बटा 100। 340 से 2 बार कट गया, 17 दूनी 34, 0 से 0, 5 से 20 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, तो टी ये इधर पहुंच जाएगा, टी इज इक्वल टू 10 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 3 वर्षों में 310 रुपये हो जाएगा। मतलब 8% का रेट दे रखा है आपको और 3 वर्षों में 310 हो जाएगा, मतलब वो आपको वही पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, 100 रुपये मूलधन है, 8% की रेट है, 3 वर्षों में 310 हो रहा। तो पहले हम 3 वर्षों में अपना निकाल लेते हैं। हमारा है 24 ब्याज और वो हो जाएगा 124, लेकिन 124 नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 310। मैं इस क्वेश्चन को तेजी से कर रहा हूं क्योंकि पहले भी हमने इसे क्वेश्चन किए हैं। तो 310 क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 124 और 100 हमने मूलधन माना था, 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको करने के बाद 100 में हमसे गुणा कर देते हैं। तो करें इसको, 3 और 1 4, 124, 2 से काट लेते हैं, तो कितना कट जाएगा, 2 से इसे काटो, 2 62 दूनी 124 और 50 दूनी 100, 60 दूनी 120, चलो 31 दूनी 62, 2 पंजे 10, तो यह 5 गुणा 50 इजिकल टू 250 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 53 तक हो गए हैं इसमें, और इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है 65 तक अगली वीडियो में करेंगे हम।